हेलो स्टूडेंट्स, अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो आर्टिकल 368 है उसके अंडर 2 टाइप्स के अमेंडमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड कराए गए हैं। जिसमें जो पहला अमेंडमेंट है आर्टिकल 368 के अंडर, उसमें बताया गया है कि पार्लियामेंट में स्पेशल मेजॉरिटी होनी चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट अमेंडमेंट है उसमें बताया गया है कि जो ऐसे मैटर्स हैं जिसमें कि स्टेट से रिलेटेड हों, तो उसमें जो हाफ ऑफ द स्टेट्स हैं उनका रेटिफिकेशन भी चाहिए होता है। साथ ही स्टूडेंट, अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो आर्टिकल 368 है उसके अलावा भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे आर्टिकल्स दिए गए हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो सर्टेन प्रोविज़न्स हैं उनको पार्लियामेंट के द्वारा सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू चेंज किया जा सकता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 368 के अलावा भी कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो ये बताते हैं कि हमारी पार्लियामेंट सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविज़न्स को चेंज कर सकती है। कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविज़न्स हैं उनको चेंज कर सकती है और अमेंडमेंट कर सकती है सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू। तो स्टूडेंट, अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ लिया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो अमेंडमेंट हैं वो 3 तरीके से किए जा सकते हैं, जिसमें पहला था अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट और दूसरा था अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट और थर्ड था कि जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट के साथ ही साथ जो हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर हैं उनकी रेटिफिकेशन की ज़रूरत होती थी। तो स्टूडेंट, जो अपना प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने जो ये सिंपल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट है इसको डिटेल में स्टडी कर लिया था और हमने इसमें पढ़ा था कि जो ये सिंपल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू अगर किसी भी लॉ को पास किया जाता है, किसी भी प्रोविज़न में कोई चेंज किया जाता है, तो उसको आर्टिकल 368 के अंडर कंसीडर नहीं किया जाता है, क्योंकि जो आर्टिकल 368 के जो दोनों प्रोविज़न्स हैं उनमें स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जो आर्टिकल 368 है उसके लिए दोनों ही केसेस में स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। ठीक है, चाहे वो स्टेट्स का रेटिफिकेशन हो या फिर जो कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को करना हो, तो उसके लिए पार्लियामेंट में अंडर आर्टिकल 368 स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है। लेकिन जब हम पार्लियामेंट के सिंपल मेजॉरिटी की बात करते हैं तो वो आर्टिकल 368 के अंडर नहीं आता है और पार्लियामेंट अपनी सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंट प्रोविज़न्स को कर सकती है। जिसमें कि हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी स्टेट का एस्टेब्लिशमेंट करना है तो उसको पार्लियामेंट के द्वारा सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू किया जा सकता है। उसके लिए किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके साथ ही हमने पढ़ा था कि सिंपल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नए स्टेट्स का फॉर्मेशन किया जा सकता है, स्टेट्स की बाउंड्रीज़ को चेंज किया जा सकता है, स्टेट के एरियाज़ को चेंज किया जा सकता है या फिर किसी भी एग्जिस्टिंग स्टेट के नाम को चेंज किया जा सकता है। उसके लिए सिंपल मेजॉरिटी की ही ज़रूरत होती है, उसके लिए कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। और स्टूडेंट, जो सिंपल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट है उसी में हमने पढ़ा था कि जो स्टेट की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं उनको अबॉलिश करना और इनको क्रिएट करना, ये पावर भी पार्लियामेंट के पास होती है और उसको भी सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू पार्लियामेंट के द्वारा किया जा सकता है। उसके लिए प्रोविज़न बनाए जा सकते हैं कि किस स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाया जाना है या किस स्टेट से लेजिस्लेटिव काउंसिल को अबॉलिश किया जाना है। उसके बाद हमने इसी सिंपल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा जो अमेंडमेंट किए गए थे उनको पढ़ा था। जैसे कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो सेकंड शेड्यूल है उसमें
जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटरीज़ हैं, जैसे कि जो हमारे हमारे कंट्री के जो प्रेसिडेंट हैं, जो स्टेट्स के गवर्नर्स हैं, जो हमारे जो लोकसभा के स्पीकर हैं, या फिर जो हमारे कोर्ट के जो जजेस हैं, उनके जो भी इमोलूमेंट्स होते हैं, उनकी जो भी सैलरीज़ होती हैं, उनके जो भी अलाउंसेस होते हैं, उनके जो भी भत्ते होते हैं, या फिर उनकी जो भी प्रिविलेजेस उनको दी जाती हैं, उन सब से रिलेटेड अगर कोई भी प्रोविज़न में चेंज किया जाना है तो उसको पार्लियामेंट में सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू पास किया जा सकता है। और स्टूडेंट, इसको भी हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था, और उसमें हमने पढ़ा था कि अगर कोरम के स्ट्रक्चर में चेंज करना है पार्लियामेंट में तो उसको भी चेंज किया जा सकता है सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू। कोरम का मीन्स मैंने आपको बताया था कि किसी भी हाउस की प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट करने के लिए जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होता है उसको कोरम कहते हैं। स्टूडेंट, उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनकी जो भी अलाउंसेस हैं, उनके जो भी भत्ते हैं, या फिर उनकी जो भी सैलरीज़ हैं, उनका जो डिसाइड किया जाना है उसको भी पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू उसके लिए प्रोविज़न्स बनाए जा सकते हैं, उसमें चेंजेस लाए जा सकते हैं। और स्टूडेंट, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में ही पढ़ा था कि जो पार्लियामेंट के जो भी रूल हैं, जो भी काम करने के उनके प्रोसीजर हैं, जो भी तरीके हैं, उनमें भी अगर कोई चेंज किया जाना है तो उसको भी पार्लियामेंट के दोनों ही हाउसेस में सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू पास किया जा सकता है और उसको चेंज किया जा सकता है। स्टूडेंट, उसके बाद हमने पढ़ा था कि पार्लियामेंट की जो भी कमिटीज़ होती हैं या जो भी मेंबर्स होते हैं उनको जो भी प्रिविलेजेस दी जाती हैं, उनको जो भी छूट दी जाती हैं, तो उनमें अगर इन प्रोविज़न्स में कोई भी चेंज किया जाना है तो उसको भी पार्लियामेंट के द्वारा सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू किया जा सकता है। और स्टूडेंट, उसके बाद आता है यूज़ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट में इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ करना है तो उसके यूज़ के लिए अगर कोई भी प्रोविज़न को बनाना है तो उसको भी पार्लियामेंट में सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू बनाया जा सकता है। और स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ वुमेन जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट। इसमें ये डिसाइड करना कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उसके अंडर जितने भी जो सबॉर्डिनेट जजेस हैं वो सब, उन सब का नंबर कितना होना चाहिए, इस चीज़ को भी जो डिफ़ाइन किया जाएगा, इस चीज़ को भी जो डिटरमाइन किया जाएगा, उसको पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू उसको पास करके प्रोविज़न्स को चेंज किया जा सकता है। स्टूडेंट, प्यून जजेस का मीन्स होता है कि जो ऐसे जजेस जो कि लोअर लेवल के होते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट में जो सुपीरियर जज हैं वो हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, जो कि क्या होते हैं, चीफ जस्टिस होते हैं, वो सुपीरियर होते हैं, और उनके अलावा जितने भी अदर जजेस होते हैं वो कहलाएंगे प्यून जजेस। तो ये कहा गया है कि पार्लियामेंट के द्वारा जो प्यून जजेस हैं उनके नंबर को अगर स्पेसिफाई करना है तो उसके लिए सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू जो ये लोअर जजेस हैं इनके नंबर को भी चेंज किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जो भी उनके जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको भी पार्लियामेंट के द्वारा कन्फर किया जा सकता है। पार्लियामेंट के द्वारा उनको एक सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू एक्ट पास करके उनको बताया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था कि यूज़ ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। पार्लियामेंट में कौन सी लैंग्वेज है या फिर जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है उसका यूज किस तरीके से किया जाना है, उसके लिए जो भी प्रोविज़न्स बनाए जाने हैं उसको पार्लियामेंट के दोनों ही हाउसेस में सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू पास करके उसमें जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसके लिए प्रोविज़न्स को बनाया जा सकता है। उसके बाद स्टूडेंट, जो भी सिटीजनशिप से रिलेटेड जो भी मैटर होते हैं, चाहे वो सिटीजनशिप का एक्विजिशन हो या फिर सिटीजनशिप का टर्मिनेशन किया जाना हो, तो उसके लिए भी पार्लियामेंट को सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू वो उसमें उन प्रोविज़न्स को चेंज कर सकती है, उन प्रोविज़न्स को अपने अकॉर्डिंग बना सकती है।
और साथ ही जो सिंपल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट है उसमें उसके थ्रू पार्लियामेंट जो भी स्टेट लेजिस्लेचर्स के या फिर जो पार्लियामेंट के जो भी इलेक्शंस होते हैं उनके लिए अगर कोई भी प्रोविज़न बनाने हैं तो उनमें कोई भी चेंजेस लाने हैं, उनमें कोई भी अमेंडमेंट किए जाने हैं तो उसको पार्लियामेंट के द्वारा सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है डीलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज़। इसमें ये कहा गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं उनके डीलिमिटेशन से रिलेटेड अगर कोई भी प्रोविज़न को बनाना है तो उसको भी पार्लियामेंट में सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू पास किया जा सकता है और उस प्रोविज़न को चेंज किया जा सकता है। उसके बाद ही स्टूडेंट ये बताया गया है कि अगर यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड कोई भी मैटर है तो उसको भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट के द्वारा सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू पास किया जा सकता है। उसके साथ ही जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो 5th शेड्यूल दिया गया है जिसमें कि जो हमारे शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं और जो शेड्यूल्ड ट्राइब हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग जो प्रोविज़न दिए गए हैं उनको भी पार्लियामेंट की सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू उन प्रोविज़न्स को भी चेंज किया जा सकता है। और उसके बाद जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो 6th शेड्यूल है जिसमें कि ट्राइबल एरियाज़ के एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोविज़न्स को दिया गया है तो पार्लियामेंट अगर चाहे तो अपनी जो सिंपल मेजॉरिटी है उसके थ्रू जो एडमिनिस्ट्रेशन है ट्राइबल एरियाज़ में उसके लिए उसमें कुछ भी चेंजेस ला सकती है, उसमें कुछ भी प्रोविज़न्स को ऐड कर सकती है और इसके लिए पार्लियामेंट के दोनों ही हाउसेस में सिंपल मेजॉरिटी के साथ उस बिल को पास होना होगा और उस प्रोविज़न को पास होने के बाद उसको एप्लीकेबल बना दिया जाएगा। स्टूडेंट ये था जो पहले टाइप का अमेंडमेंट जिसको हमने कंप्लीट कर लिया बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट। हमने देखा कि पार्लियामेंट जो कि सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू इतनी सारी चीज़ों को, इतने सारे प्रोविज़न्स को चेंज कर सकती है और इन प्रोविज़न्स को करने के लिए किसी भी प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। स्टूडेंट उसके बाद अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 368 के अंडर जो प्रोविज़न्स दिए गए हैं जिसमें पहला प्रोविज़न दिया गया है आर्टिकल 368 के अंडर कि बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, कि स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किए जाते हैं। तो उसमें हम पढ़ेंगे कि स्पेशल मेजॉरिटी का मीन्स क्या होता है। स्टूडेंट स्पेशल मेजॉरिटी में दो चीज़ें इंक्लूड होती हैं। सबसे पहला कि अगर कोई भी हाउस है तो उसकी जो टोटल मेंबरशिप है उसमें मेजॉरिटी होनी चाहिए। जैसे कि लोकसभा है, लोकसभा में इस टाइम में जो टोटल मेंबर्स हैं वो 543 हैं तो इसमें अगर टोटल मेंबरशिप है तो वो क्या होगी 543 होगी। अगर इसमें मेजॉरिटी लानी है तो उसके लिए 50% से ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर आप 543 का 50% करेंगे या उससे ज़्यादा करेंगे तो वो आएगा कम से कम 272। ठीक है, 272 जो मेंबर हैं वो किसी भी लेजिस्लेशन के पास होने के लिए वहाँ पर क्या होने चाहिए, उसके पक्ष में होने चाहिए, उसके उतने लोगों का वोट होना चाहिए। इसमें कहा गया है कि ए मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस, अगर एक हाउस में क्या है टोटल जैसे कि लोकसभा में 543 हैं तो उसके लिए क्या होने चाहिए 272 मेंबर्स वहाँ पर उनका मत मिलना चाहिए, उनका वोट उस लेजिस्लेशन को पास होने के लिए मिलना चाहिए। और साथ ही स्टूडेंट स्पेशल मेजॉरिटी के लिए एक और कंडीशन बताई गई है। ये तो हो गया कि मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप, हमने देखा कि 543 अगर टोटल मेंबरशिप है तो अगर उसके लिए मेजॉरिटी निकालनी है तो उसका 50% हो जाएगा जो कि क्या हो जाएगा 271.5 हो जाएगा और इसको हम क्या कह देंगे 272 कह देंगे। मीन्स अगर कोई भी लेजिस्लेशन पास किया जाना है, कोई भी बिल
पास किया जाना है तो उसके लिए पार्लियामेंट के दोनों ही हाउसेज में अलग अलग 272 मेंबर्स वहाँ पे उसके पक्ष में होने चाहिए। स्टूडेंट उसके साथ ही स्पेशल मेजॉरिटी में एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसमें कहा गया है कि क्या होना चाहिए, मेजॉरिटी के लिए जो प्रत्येक हाउस है, चाहे वो अपर हाउस हो या फिर लोअर हाउस हो, उसमें जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट हैं उनके जो 2/3 मेंबर हैं उनकी मेजॉरिटी होनी चाहिए। ऐसे मान लीजिए स्टूडेंट कि जो हमारा जो लोअर हाउस है यानी जो लोकसभा है वहाँ पर टोटल मेंबर्स कितने हैं, टोटल मेंबरशिप तो हो गई 543। इन्होंने कहा है दूसरे इसके प्रोविज़न में स्पेशल मेजॉरिटी के कि ईच हाउस में जितना प्रेजेंट एंड वोटिंग है उसका 2/3 की मेजॉरिटी होनी चाहिए। मान लीजिए 543 में से क्या है, 300 लोग प्रेजेंट हैं, 300 मेंबर लोकसभा में प्रेजेंट हैं। तो अगर किसी भी लेजिस्लेशन को पास किया जाना है तो उसके लिए जो 300 का जो 300 का 2/3 है वो उतने मेंबर उसमें होने चाहिए, उतने मेंबर उस लेजिस्लेशन के पक्ष में वोट करते हुए होने चाहिए। जैसे देखिए 300 है तो अगर इसका 2/3 अगर हम निकालेंगे तो हो जाएगा 200 मेंबर्स। ठीक है, अगर 200 मेंबर्स किसी भी लेजिस्लेशन के सपोर्ट में वोट करते हैं जिसमें से कि अगर 300 टोटल उस टाइम में प्रेजेंट हैं और अगर 200 लोग 200 मेंबर अगर वोटिंग करते हैं लेजिस्लेशन के सपोर्ट में तो तब क्या होगा, वो स्पेशल मेजॉरिटी मानी जाएगी। साथ ही इसकी पहली कंडीशन क्या थी, दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी वो अमेंडमेंट चेंज होगा, तभी वो उसमें अमेंड किया जाएगा। तो पहली हमने ये दूसरी कंडीशन पढ़ी स्टूडेंट कि इसमें क्या होना चाहिए कि अगर उस टाइम पे हाउस में जितने लोग प्रेजेंट हैं उसकी 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए। मान लीजिए हमने कहा कि 543 में से 300 मेंबर वहाँ पे प्रेजेंट थे तो उसका जो 2/3 होता है वो कितना होगा, वो 200 मेंबर होगा। अगर 200 मेंबर ने उस लेजिस्लेशन के पक्ष में वोट दिया है, वोटिंग की है, तो वो लेजिस्लेशन बनाया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही एक और कंडीशन है जो कि हमने पहली कंडीशन पढ़ी कि ए मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस। इसमें हमने क्या पढ़ा कि प्रत्येक हाउस में अलग अलग से क्या होनी चाहिए, टोटल मेंबरशिप में भी मेजॉरिटी होनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया टोटल मेंबरशिप कितनी है लोकसभा की, 543 है। तो इसका जो मेजॉरिटी होगी उसको कैसे निकालेंगे, 543 का जो 50% है उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो 553 का जो 50% हो जाएगा और उससे जो ज़्यादा हो जाएगा, जैसे 543 है उसका 50% हो जाएगा 271.5 और उससे ज़्यादा उसमें अगर एक ऐड कर देंगे तो 272 हो जाएगा। अगर 272 जो मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव उसमें मतलब जो भी हाउस है जिसकी हम बात कर रहे हैं लोकसभा की, ठीक है, अगर लोकसभा में कितने मेंबर हैं उस टाइम में 543 मेंबर्स में से अगर 272 जो मेंबर्स हैं वो वोट करते हैं, टोटल मिलाकर इतने लोग अपनी वोटिंग देते हैं उसके पक्ष में, सपोर्ट में उस लेजिस्लेशन के, और साथ ही जो हमने ये जो 300 अगर प्रेजेंट हैं तो 200 लोगों की वोटिंग होगी। ये दोनों ही कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी कोई भी जो लेजिस्लेशन है वो पास किया जाएगा और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जाएगा। और स्टूडेंट यही कहलाता है स्पेशल मेजॉरिटी। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट कहलाता है स्पेशल मेजॉरिटी। आई होप स्टूडेंट कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। उसके बाद स्टूडेंट इसमें ये कहा गया है कि जो टोटल मेंबरशिप है वो जैसे मान लीजिए जो हमारी लोकसभा है तो उसमें टोटल मेंबरशिप कितनी होगी, 543 होगी। ये कहा गया है कि अगर कोई वहाँ पे वैकेंसीज़ हैं या फिर एब्सेंटीज़ हैं तो उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए कि 3 लोग एब्सेंट हैं और टोटल मेंबरशिप है 543, तो क्या तो अब
तब भी उस केस में भी जो टोटल मेंबरशिप है उसकी ही मेजॉरिटी काउंट होगी। ये नहीं कि हम क्या कर दें 540 की मेजॉरिटी निकालें, हम तो ये कहें कि टोटल मेंबर तो इतने ही हैं, या फिर कोई वैकेंसी भी हो उससे कोई मैटर नहीं है, टोटल मेंबरशिप को ही हमेशा देखा जाएगा। जो अगर वैकेंसी है या absentees हैं उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा स्पेशल मेजॉरिटी के पहले पॉइंट के कंसिडरेशन के लिए, जिसमें कि कहा गया है मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस। आई होप स्टूडेंट कि अब आप ये स्पेशल मेजॉरिटी के कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। स्टूडेंट, अब हमने ये पढ़ लिया कि जो स्पेशल मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट है वो क्या है, लेकिन अब हम समझेंगे कि जो स्पेशल मेजॉरिटी है उसके थ्रू क्या किया जाता है, क्या क्या प्रोविज़न्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए जा सकते हैं। और स्टूडेंट, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो स्पेशल मेजॉरिटी होती है उसके थ्रू जब किसी भी लेजिस्लेशन को पास किया जाता है तो उसके लिए जो वोटिंग की जाती है उसमें क्या होता है, जो वोटिंग की जाती है तो उसमें जो स्पेशल मेजॉरिटी होती है वो होनी चाहिए थर्ड रीडिंग में, उसको मैंडेटरी माना जाता है। ठीक है, जो स्पेशल मेजॉरिटी होती है उसको रिक्वायर्ड माना जाता है मेनली जो थर्ड रीडिंग है, जब बिल की जो थर्ड रीडिंग होती है उसमें ही स्पेशल मेजॉरिटी को रिक्वायरमेंट के रूप में लिया जाता है, एक कंडीशन के रूप में लिया जाता है। लेकिन साथ ही ये कहा गया है कि अगर कोई भी क्या हो, कोई भी इम्पॉर्टेंट लॉ बनाना है, कोई भी इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न बनाना है तो उसके लिए जो स्पेशल मेजॉरिटी है वो हम प्रत्येक हाउसेस की प्रत्येक स्टेज में उसकी ज़रूरत हो सकती है। अगर वहाँ पे उसकी ज़रूरत हुई तो उसको तीनों स्टेजेस में ही जो स्पेशल मेजॉरिटी है उसको प्रूफ करना होगा। स्टूडेंट, ये बताया गया है कि जो अगर कोई भी जो बिल है, कोई भी प्रोविज़न है जिसके थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाना है पार्लियामेंट में, तो उसके लिए क्या होता है 3 बार रीडिंग की जाती है, थर्ड रीडिंग की जाती है, 3 बार प्रोसेस होती है ये कहा जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि जब थर्ड टाइम जब बिल की प्रोसीडिंग होती है, बिल की रीडिंग होती है तो उस टाइम पे ही स्पेशल मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन साथ ही ये कहा गया है कि अगर कोई इम्पॉर्टेंट मैटर होता है तो उसमें क्या है तीनों ही स्टेजेस में स्पेशल मेजॉरिटी को रिक्वायर किया जा सकता है, तीनों ही स्टेजेस में जो स्पेशल मेजॉरिटी है उसको कंसीडर किया जा सकता है दोनों ही हाउसेस में। और ये कहा गया है जिससे कि क्या हो, जो बिल है उसको तीनों ही स्टेजेस में इफ़ेक्टिव बनाया जा सके और उसको क्या है, उसको इफ़ेक्टिव प्रोविज़न बनाया जा सके। अगर आप समझिए कि क्या होगा, तीनों ही स्टेजेस में अगर कोई भी ऐसा बिल है जिसको लगातार स्पेशल मेजॉरिटी मिल रही है तो उसकी ज़्यादा संभावनाएं बनेंगी कि वो क्या होगा, एक अच्छा कंसिडरेशन बन रहा है, एक अच्छा लेजिस्लेशन बन रहा है, एक अच्छा एक्ट बन रहा है जिसको कि क्या मिल रही है, स्पेशल मेजॉरिटी मिल रही है। तो अगर ज़रूरत पड़ने पर कुछ एक्ट्स में ये भी प्रोविज़न किए जा सकते हैं कि उसको पास करने के लिए तीनों ही स्टेजेस में क्या हो, स्पेशल मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट हो। लेकिन जो बेसिकली कहा गया है कि जो स्पेशल मेजॉरिटी की जो रिक्वायरमेंट होती है, जो स्पेशल मेजॉरिटी की वोटिंग के थ्रू जो स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है वो बिल की थर्ड रीडिंग में चाहिए होती है, जिससे और ये कहा गया कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो किसी स्पेसिफिक प्रोविज़न को बनाते टाइम वो जो बिल है उसकी तीनों ही रीडिंग्स में, तीनों ही स्टेजेस में जो स्पेशल मेजॉरिटी है इस कंडीशन को रिक्वायर्ड कर सकती है, इसको मैंडेटरी कर सकती है, जिससे कि जो स्टेजेस हैं बिल की, जो बिल का एक्ट बनने का जो प्रोविज़न है, जो प्रोसेस है वो क्या हो, इफ़ेक्टिव हो। तो स्टूडेंट, इसमें हमने स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट को समझा कि कोई भी बिल जो कि पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है उसको 3 रीडिंग्स के थ्रू उसको एक्ट बनने तक 3 रीडिंग से गुजरना होता है, और जिसमें कि उसकी जो थर्ड स्टेज होती है उस पर जो मेजॉरिटी है, जो स्पेशल मेजॉरिटी है उसको प्रूफ करना होता है दोनों ही हाउसेस में अलग अलग।
ठीक है। और साथ ही ये कहा गया कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो किसी भी लॉ को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, किसी भी बिल को इफ़ेक्टिव प्रोसेस करने के लिए उसमें तीनों ही स्टेजेस में जो उसकी स्पेशल मेजॉरिटी है उसको कंसीडर कर सकती है। तीनों ही स्टेजेस में ये कह सकती है बिल के कि आपको क्या करना होगा, इसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी से पहले वोटिंग देनी होगी, स्पेशल मेजॉरिटी में ही वोट पड़ने चाहिए, तभी इसको आगे बढ़ाया जाएगा, जिससे कि वो जो बिल है उसका जो प्रोसेसिंग हो वो क्या हो, काफ़ी इफ़ेक्टिव हो और बाद में क्या हो, वो एक अच्छा बिल पार्लियामेंट के द्वारा उसको एक अच्छा एक्ट बनाया जाए।